हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे। मैं आपका दोस्त ज्ञानंद पटेल एक बार फिर से आप सभी को अपने एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन आज के इस वीडियो में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने इसका 2 वीडियो पार्टिकुलर पढ़ लिया है। मैंने उसका प्लेलिस्ट भी बना रखा है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, चैप्टर का आपका नाम है बेसिक ऑफ एनर्जी। बेसिक ऑफ एनर्जी। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर फर्स्ट का 3rd वीडियो या उसका लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां से इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो है आपकी बुक है यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन की बुक है मार्केट में नहीं आई है, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो PDF ले सकते हैं। कुछ आपको हेल्प मिलेगी वहाँ से। अगर आप PDF चाहते हैं तो भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आप वहाँ से ले लीजिए। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हम लोग उस दिन फ्रेंड्स क्या कहें कि अगर हम लोग उस दिन डिस्कशन किए थे कि जो जीवाश्म ईंधन है उसके बारे में कुछ डिस्कशन किए थे। आज उसके बारे में आइए फुल एंड फाइनल जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन होते क्या क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पड़ा हुआ है जीवाश्म ईंधन। तो जैसे जीवाश्म ईंधन पहला क्या है, जैसे कोयला है, तो इसको हम लोग कैसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन। तो आइए देखते हैं। विश्व में कोयले की उत्पादकता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 2000 ईस्वी तक कोयले का उत्पादन 11.8 × 10⁶ मैट्रिक टन हुआ है। क्या फ्रेंड्स, अगर हम लोग एक नज़र डालें कि कोयला की जो उत्पादन देखते हुए इतना स्पीड उसका यानी कि प्रोडक्टिविटी यानी इतना ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो रहा है, यानी इतना ज़्यादा उसका यूज हो रहा है या उतना ज़्यादा उससे खादान से निकाला जा रहा है कि लग रहा है कि 2000 ईस्वी तक कोयले का उत्पादन इतना मीट्रिक टन हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है पॉइंट देखिए कि ये है आपके मानिए तो आपके इस तरह के क्वेश्चन आपको SSC JEE में देखने को मिलेंगे। क्या है, चीन अमेरिका में लगभग विश्व का 70% कोयला भंडार सुरक्षित है। यानी जो चीन और अमेरिका में अगर देखा जाए वो विश्व के ऐसे जो बड़े देश हैं जहाँ 70% कोयले का भंडार है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा क्या है कि पिछले 131 वर्षों में कोयले का उत्पादन 4.9 × 10⁶ मैट्रिक टन प्रति वर्ष हो रहा है। यानी कि इतने रफ्तार से पिछले 131 वर्षों के बाद लगातार इतनी स्पीड से इसका क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। इसको देखते हुए इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 2050 ईस्वी तक कोयले का भंडार समाप्त हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इस रेंज से इतनी स्पीड से अगर कोयले का उत्पादन करेंगे तो 2050 तक ऐसा लग रहा है कि कोयला पूरा ही समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्या है, कौन सा चीज़ है जो उसके श्रेणी में रखा गया है जीवाश्म के। तो क्या है, तेल है। क्या फ्रेंड्स, ऑयल। तो ये क्या होता है, कच्चा तेल का उत्पादन 1973 में 19.96 बैरल थी। क्या फ्रेंड्स, 19.96 बैरल थी। वही आज यह 23.2 बैरल उत्पादन हो रहा है। ऐसे ही खपत बढ़ती रही तो सन 2025 तक समाप्त तेल का भंडार समाप्त हो जाएगा। यानी समस्त तेल का भंडार समाप्त हो जाएगा अगर इतनी स्पीड से अगर इसका उत्पादन होता रहा तो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है नेचुरल गैस। क्या फ्रेंड, नेचुरल यानी प्राकृतिक गैस। ये क्या होता है, प्राकृतिक गैस कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसके अतिरिक्त इसमें अकार्बनिक यौगिक की अल्प मात्रा होती है। क्या फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसके अतिरिक्त हाइड्रोकार्बन का तो मिश्रण रहता ही है, इसके अतिरिक्त इसमें अकार्बनिक यौगिक की अल्प मात्रा रहती है। किसमें, प्राकृतिक गैस में। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राकृतिक गैस का उत्पादन सन 1990 ईस्वी में लगभग 1800 × 10⁹ घन मीटर उत्पादन किया गया। क्या फ्रेंड्स, 1990 ईस्वी में इतना क्या किया गया, इसका
उत्पादन किया गया था। इसकी खपत भी बढ़ रही है, यह भी शीघ्र समाप्ति की ओर है। तो फ्रेंड्स, ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से जानना है, न ही इसको जानना है इसको, बल्कि अपने दैनिक जीवन में इसको एक बार अप्लाई अपने आप पर खुद सोचिए कि अगर इस तरह होता रहा तो क्या होगा, इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। थोड़ा आप समय निकाल के इसके बारे में सोचिए। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूक्लियर एनर्जी। तो क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा का विकास अमेरिका द्वारा सन 1957 ईस्वी में किया गया। क्या फ्रेंड, जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसका कहाँ किया गया था विकास, अमेरिका में 1957 ईस्वी में किया गया था। सन 2000 ईस्वी तक 2 × 10⁶ GWH ऊर्जा का उत्पादन किया जा चुका है। यानी कि 2000 ईस्वी तक इतना GWH ऊर्जा का उत्पादन किया जा चुका है। नाभिकीय क्या है, नाभिकीय ऊर्जा का पर ही भविष्य निर्भर करता है। क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी पर ही क्या है, भविष्य निर्भर करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है जल शक्ति। तो पावर जो होता है, वाटर पावर क्या होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। जल शक्ति का उपयोग लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से होता आ रहा है। क्या मतलब जो जल शक्ति का उपयोग है, इसमें फ्रेंड क्या दिया है, लगभग 100 वर्षों से अधिक, यानी 100 वर्षों से अधिक समय से इसका उपयोग हो रहा है। जल शक्ति का उपयोग में के मामले में भारत, चीन, भूटान, इंडोनेशिया आदि अग्रणी राष्ट्रों में आते हैं। यानी कि ये जो भारत, चीन, भूटान और इंडोनेशिया हैं, ये सबसे ज़्यादा इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्या फ्रेंड्स, पॉइंट क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर हम मतलब जो ये सब हैं हम लोग इतना यूज करने लगे, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमें कुछ ऑप्शन मिले कि हमें वैकल्पिक स्रोत अगर हम लोग अपनाएंगे तो थोड़ा कम मतलब कि वो कम लॉस होगा। जो हमारे फ्यूल, जो हमारा मतलब जो जीवाश्म ईंधन के जो टाइप्स हैं उनका थोड़ा सा बचत किया जा सकेगा। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। क्या है कि नाभिकीय शक्ति द्वारा ऊर्जा उत्पादन की एक दीर्घकालीन हल हो सकता है। एक दीर्घकालीन यानी काफ़ी समय तक इसका यूज हो सके, ऐसा हल हो सकता है, परंतु इसमें बहुत नाभिकीय कचरा विश्व के लिए एक विश्व के लिए क्या है, एक खतरा है। खतरा क्या है, विश्व में ऊर्जा को की बढ़ती हुई मांग को पूरा, क्या फ्रेंड्स, विश्व में ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अन्य विकल्पों अर्थात अन्य वैकल्पिक ऊर्जा की स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि। यानी कि अगर हम इन सब को थोड़ा सा यूज करेंगे तो थोड़ा सा हम उसको क्या कर सकेंगे, बचा सकेंगे। किसमें, किसको, जीवाश्म ईंधन को। इसके अतिरिक्त ऐसे यंत्र भी डिजाइन होने चाहिए जो इस ऊर्जा के क्या है, जो इस ऊर्जा के अधिकतम भाग को कार्य में लाए तथा ऊर्जा का व्यर्थ न जाने दे। क्या अर्थ, साथ ही इनको अधिकतम मतलब कार्यों में यूज करें, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, हम लोग एनर्जी को बचा सकें। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रेंड्स, शायद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप अच्छी तरह से देखिए। क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन से पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि से वायुमंडल में उपस्थित विकिरणशील गैसों द्वारा एक हर तरफ अपना प्रभाव फैलाया जाता है, जिससे इन गैसों द्वारा पृथ्वी का सतह और भी गर्म हो जाता है। इसके मुख्य ग्रीन हाउस गैस निम्न है। क्या फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, जो हमारा वायुमंडल है इसमें उपस्थित है विकिरणशील गैस क्या है, हर तरफ अपना प्रभाव फैलाया जाता है, जिससे इन गैसों द्वारा पृथ्वी का सतह और भी गर्म हो जाता है। इसके जो मुख्य इनके जो मतलब मुख्य गैस कौन कौन से हैं, तो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और CH4 यानी कि मीथेन है। अब देखते हैं जो हमारा ओजोन परत है वो हमारी किस तरह से रक्षा करती है और किस तरह से हमारे लिए हानिकारक है, तो दोनों बारे में देखते हैं। क्या, तो ओजोन की परत हानिकारक पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों
अल्ट्रावायलेट रेस यानी कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती हैं। ये तरंगदैर्घ्य किरणें पौधों और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने के अलावा, क्या फ्रेंड्स देखिए यहाँ की जो ये अल्ट्रावायलेट किरणें हैं ये पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने के अलावा मनुष्य में त्वचा कैंसर, क्या फ्रेंड्स अगर देखा जाए जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं इसी से क्या होता है, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि बीमारियां क्या होती हैं, पैदा होती हैं। किसके कारण होती है फ्रेंड्स, जो ओजोन परत क्षय होने के कारण। तो इससे भी हमें इसके भी हमें बचना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है एसिड रेन। क्या फ्रेंड्स, एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा। क्या होता है, अम्ल वर्षा को वास्तविक अर्थ उस वर्षा, क्या फ्रेंड्स, उस वर्षा हिम तथा ओला और कोहरा से है जिसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO, जिसमें H2SO4 यानी कि क्या फ्रेंड्स, जिसमें H2SO4 HNO3 बनते हैं यानी कि हाइड्रोसल्फेट, क्या फ्रेंड्स, जिनमें H2SO4 तथा यानी HNO3 बनते हैं। तो क्या होता है, इनसे क्या होता है, अम्ल वर्षा इसी से बनता है। या तो अम्ल वर्षा उसी से पैदा होता है, आप कह दीजिए। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा के कुप्रभाव, यानी कि जो उसका अम्ल वर्षा है उसको प्रभाव आप समझ रहे होंगे कि इसका जो डिसएडवांटेज है क्या है। अम्ल वर्षा से जंगलों की क्षति पहुंचती है। क्या अगर अम्ल वर्षा होगा उसमें H2SO4 NH3 NO और जो अन्य प्रकार जो गैसें होती हैं, इससे क्या होता है, जंगल को भी क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट है तांबे की बनी नालियाँ प्रवाहित होती हैं, यानी जो तांबे की जो नलियाँ होती हैं वो भी प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है सीसा तथा कैडमियम घुलकर जल को जहरीला बना देती है। जैसे सीसा और कैडमियम अगर जल में घुलेंगे तो उसको क्या कर देंगी, जहरीला कर देंगी। तो इसके क्या हैं, अम्ल वर्षा के कुप्रभाव हैं। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु ऊर्जा आपूर्ति, यानी कि न्यूक्लियर पावर सप्लाई। तो ये क्या होता है, भारत के ऊर्जा उत्पादन में 2.4% हिस्सा परमाणु ऊर्जा का है। क्या फ्रेंड्स, 2.4% हिस्सा किसका है, परमाणु ऊर्जा का है। भारत में 5 परमाणु पावर स्टेशन पर 10 परमाणु पावर रिएक्टर द्वारा बिजली का उत्पादन होता है। यानी कि जो अपने इंडिया में, कहने का मतलब ये है कि जो अपने इंडिया में 5 परमाणु पावर स्टेशन के द्वारा 10 परमाणु पावर रिएक्टर द्वारा क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, हाइड्रो पावर सप्लाई। क्या फ्रेंड्स, हाइड्रो पावर सप्लाई, तो इससे कैसे पावर सप्लाई करते हैं, तो उसके बारे में क्या है कि भारत में पानी द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करने की क्षमता काफ़ी अधिक है। क्या फ्रेंड्स, भारत में पानी के द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता अधिक है। तो आप बहुत सारे स्थान जैसे NTPC हो गया, NTPC हो गया, ये सब इन सब के द्वारा क्या होता है, नदियों के किनारे डैम बनाए जाते हैं, वहाँ से पानी रोक कर इस तरह से हम लोग कुछ हाइड्रो पावर सप्लाई करते हैं। परंतु अब तक केवल 15% जल द्वारा ही बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन क्या है फ्रेंड्स, अब तक हम लोग सिर्फ 15% ही इसके मतलब कि जल द्वारा हाइड्रो पावर सप्लाई का उत्पादन करते हैं। देश की, क्या फ्रेंड्स, देश की कुल उत्पादन इकाइयों में पनबिजली की हिस्सेदारी में लगातार कमी आई है और यह वर्तमान में, क्या फ्रेंड्स, और यह वर्तमान में 31 मई 2004 को 25% हो गया। यानी कि जो 31 मई लगातार तो कमी आ रही थी, बट क्या हुआ कि 31 मई 2004 को 25% में कमी आ गई है। अब थोड़ा डायग्राम समझते हैं फ्रेंड्स। डायग्राम आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। मतलब अगर आप ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, डिटेल में देखने से अच्छा अगर आप इसको अच्छी तरह समझते हैं तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने इसको डायग्राम के रूप में समझाया है। क्या है, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत है। यानी कि भारत के किन क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है, तो देखा जाए तो 5% कृषि में होती है, 14% अन्य यानी कि अदर में होता है, 10% डोमेस्टिक वर्क यानी घरेलू वर्क में होता है, 22% क्या होता है, ऊर्जा का खपत परिवहन में होता है, और सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखा जाए तो 49% उद्योग में इसका खपत होता है।
तो आपको इस तरह से क्वेश्चन एसएससी जे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर आप जैसे आगे तैयारी करेंगे तो इस तरह पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत किस क्षेत्र में होता है, तो सबसे ज़्यादा उद्योग में होता है, और सबसे कम किस में होता है, कृषि में होता है ऊर्जा का उपयोग। यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है कि सबसे ज़्यादा उपयोग किस में होता है, उद्योग में होता है। नेक्स्ट क्या है, संयंत्र गुणांक अथवा संयंत्र क्षमता गुणांक। क्या फ्रेंड्स, संयंत्र गुणांक अथवा संयंत्र क्षमता गुणांक। तो ये क्या होता है, आइए थोड़ा सा देखते हैं। संयंत्र गुणांक क्या होता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, यह वैद्युत शक्ति संयंत्र पर औसत वैद्युत भार तथा उसकी निर्धारित क्षमता का अनुपात होता है। यानी कि वैद्युत शक्ति संयंत्र और उसके क्या होता है, औसत वैद्युत भार तथा उसकी निर्धारित क्षमता का क्या होता है, अनुपात होता है। यह संयंत्र का भार गुणांक भी होता है जिसका मान 1 से कम होना चाहिए। यानी कि जो क्या होता है, इसका सूत्र है संयंत्र गुणांक इक्वल टू संयंत्र भार पर संयंत्र पर औसत भार अपान निर्धारित क्षमता, वो भी क्या होगा, इससे कम होगा, 1 से कम होगा। नेक्स्ट है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्या है, संयंत्र गुणांक की सार्थकता। तो क्या होता है, इसका उपयोग भार गुणांक की तरह ही वैद्युत शक्ति संयंत्र की क्षमता तथा विद्युत की प्राप्ति इकाई मूल्य निर्धारण में होता है और विद्युत उपभोक्ताओं को कम कीमत पर विद्युत उपलब्ध होता है। तो फ्रेंड्स एक हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। यानी कि संयंत्र गुणांक की सार्थकता अगर इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग को जो है एनर्जी, यानी कि मान लीजिए बिजली ही है, तो हम लोग को थोड़ा सा उसमें कहा जाए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, थोड़ा सा हमें सस्ता मिल जाता है। बस इसका उपयोग है और इससे कुछ भी ज़्यादा लाभ नहीं है। तो आज की इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। हालांकि आपका जो चैप्टर 1 है यानी कि बेसिक ऑफ एनर्जी वो समाप्त हो गया है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे पहले अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए, PDF प्लस बुक या फिर PDF प्लस बुक अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को तुरंत ही ज्वाइन करते हैं। तो चलते हैं वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, वॉच माय वीडियो।